हेलो, नमस्कार। देखिए, आज की टॉपिक जो मैंने लिया है उसका नाम करप्शन है, यानी कि भ्रष्टाचार। एक्चुअली हम लोग अब रोज़ एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक के बारे में बहुत सी जानकारियाँ भी पाएंगे कि आखिर उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनसे कैसे मुक्ति मिल सकती है। आज के दिनों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो नज़र आ रही है वो है करप्शन। देखिए, करप्शन की ऐसी कोई बात नहीं कि वो आज आया है या आज के समय पर है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है करप्शन बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पे हम 4-5 पॉइंट को देखेंगे। पहले मैं वो पॉइंट्स बता देता हूँ कि हम क्या देखने वाले हैं। देखिए, पहली बात, हम करप्शन की बात क्यों कर रहे हैं आज, पहले ये डिस्कस करेंगे। नंबर 2, करप्शन में एक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स होती है। उस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। रैंक का मतलब जिसकी जितनी ज़्यादा रैंक आती है वहाँ की कंडीशन उतनी ही ज़्यादा ख़राब है। मतलब वो कंडीशन एक लिमिट तक होती है, उसके ऊपर चली जाती है। जैसे जिसकी रैंक 1 आई वो सबसे अच्छा है, उसके यहाँ करप्शन ना के बराबर है। ऐसे करते करते रैंक बढ़ती चली जाती है। तो भारत की क्या रैंक है। इसके अलावा अपने आप को पावरफुल कंट्री कहने वाले चाइना, रशिया, इन सब की क्या पोजीशन है। वो हमसे बेटर पोजीशन में हैं या हमसे भी ख़राब पोजीशन उनकी है। ये सब बातें भी हम यहाँ देखेंगे। नंबर 3 बात हम ये करेंगे कि आखिर इतनी बड़ी प्रॉब्लम अगर करप्शन की है इंडिया में, तो क्या गवर्नमेंट ने कोई रोल बनाया, क्या गवर्नमेंट ने किसी रोल मॉडल को लेके आया जिससे कि इस करप्शन को रोका जाए। क्या कोई नियम आया, कानून सरकार लाई। कानून तो आप देख ही रहे हैं कि रोज़ कोई ना कोई कानून आ रहे हैं, लेकिन क्या इसके लिए भी कोई कानून आया कि इसको रोका जा सके। या कहीं कोई कानून ऐसा तो नहीं आ गया जिससे कि और बढ़ने लगा। तो इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो करप्शन पे करेंगे। करप्शन देखते हैं, यानी कि साफ शब्दों में हम कह सकते हैं भ्रष्टाचार। देखिए, करप्शन की प्रॉब्लम कोई नई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया में हमेशा से रही है और कभी ख़त्म भी कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे नैतिकता पर डिपेंड करती है, हम कैसे हैं। करप्शन तो हम कर सकते हैं, एक इंसान आया उसको भी कुछ चाहिए तो उसके बदले हम मांग ले रहे हैं जो नहीं मांगना चाहिए, कुछ भी हम उससे बोल दे रहे हैं, तो करप्शन ही तो है। करप्शन के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी से एक मोटी गड्डी लेते हैं वही करप्शन कहलाएगा। आपने किसी का एक छोटा सा काम किया, उसके बदले डिमांड रख दी जो कि नहीं माननी चाहिए थी, आपने मांग ली, तो वो भी करप्शन है। तो भारत में क्या पोजीशन करप्शन की है ये डिसाइड कैसे होता है। भारत में क्या करप्शन चल रहा है, कितना चल रहा है, कितनी करप्शन की कंडीशन कितनी ख़राब है। आप देख रहे हैं पीयूष जैन का मामला अभी रिसेंटली चल रहा है, न्यूज़ पे अभी भी आ रहा होगा कि किस हिसाब से बेहिसाब उनके यहाँ निकल रहे हैं रुपए। क्या करप्शन का रोल नहीं है इन सब में? डेफिनेटली है। तो इन सब चीज़ों पर भी हम यहाँ बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात हम करते हैं कि आखिर करप्शन है क्या और करप्शन में रैंक क्या है भारत की। एक एजेंसी है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये हर देश में एक नंबर देती है, हर देश को एक नंबर देती है। और जिसका जितना ज़्यादा नंबर रहेगा, आप समझिएगा मेरी बात को ध्यान से कि मैं समझाना क्या चाहता हूँ। जिस देश का जितना ज़्यादा नंबर होगा उसकी रैंक उतनी अच्छी होगी। मतलब मान लीजिए अगर 100 नंबर का पेपर है और आपके 100 में से 99 नंबर आए तो आपकी रैंक क्या आएगी, सपोज दैट 1 आ गई। मतलब जितना ज़्यादा नंबर आपका उतनी अच्छी रैंक। सबसे कम नंबर मतलब क्या, सबसे ज़्यादा रैंक। किसी का 2 नंबर है तो उसकी रैंक कितनी आएगी, बहुत कम आएगी, बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हो जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर भारत की रैंक क्या है। मैं आपको समझा दूं कि आखिर बात क्या है। देखिए, एक होता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। हम जो बात करने वाले हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 की। कारण है कि 2020 क्यों कर रहे हैं। तो जो रैंक आती है वो साल ख़त्म होने के बाद आती है। आप समझ रहे हैं कि ये साल आज ही ख़त्म हुआ है, यानी कि आज 1 जनवरी 2022 है, यानी कि अब कुछ महीनों के अंदर 2021 की आ जाएगी और फिर उसमें देखते हैं कि भारत के हालात सुधरे हैं या और ख़राब हो गए हैं। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। जैसे आप देखिए अभी मामला चल रहा है पीयूष जैन का, ये भी इफ़ेक्ट डालेगा इस रैंक के ऊपर। ये जो एजेंसी है ट्रांसपेरेंसी, वो भी तो चेक करेगी कि भाई भारत में इतनी बड़ी एक निकल के आया भ्रष्टाचार, तो रैंक पे क्या फ़र्क पड़ा। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो होता है, देखिए इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि मान लीजिए 10 लोग हैं, किसी को 1 नंबर आया 100 में आउट ऑफ 100, किसी के 1 नंबर आया, किसी के 10 नंबर आया, किसी के 18 नंबर आया, किसी के 28 नंबर आया और मान लेते हैं किसी का 95 नंबर आया। तो सिंपल सी बात है, रैंक फर्स्ट किसकी होगी, इसकी होगी।
रैंक सेकंड इसकी होगी, रैंक थर्ड इसकी होगी, रैंक फोर्थ इसकी होगी और रैंक 5 इसकी होगी। इसका मतलब सबसे अच्छा कौन है इसमें? ये कंट्री सबसे अच्छी है, यहाँ करप्शन ना के बराबर होगा, करप्शन की यहाँ कोई गुंजाइश ही नहीं होगी, करप्शन हो सकता है, ये हम कह सकते हैं ना। तो देखिए करप्शन भारत में क्या कंडीशन है, हम थोड़ी इसके ऊपर बात करेंगे अभी। बस देखिए भारत में अगर करप्शन की हम बात करें तो आपको बताऊंगा कि 2020 में भारत की जो रैंक आई है, इंडिया की रैंक आई है, वो 86 है। 86 होने का मतलब क्या है कि 85 तक की रैंक किसी और कंट्रीज़ को मिली हैं और हमारी रैंक कितनी आई है, 86 आई है। मतलब हमसे अच्छे देश बहुत सारे हैं, हम 86 पे लाई कर रहे हैं। यानी कि हम ये कहेंगे कंडीशन ख़राब है भारत की कंडीशन अच्छी नहीं है। अगर अच्छी होती तो हम टॉप में होते। आप 86 आ रहे हो, फिर कहाँ से आप कह सकते हो कि आपकी कंडीशन अच्छी है। अब देखिए हम ये देखते हैं कि भारत तो चलो ठीक है 86 हमारी है, लेकिन अपने आप को वर्ल्ड पावर की बात कहने वाले चाइना, रशिया, इन सब की क्या कंडीशन है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए चाइना अपने आप को जो पावर कहता है, पावर एजेंसी कहता है, उसकी रैंक इसमें 78 है। मतलब हमसे बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं है। चाइना में भी मतलब भर का करप्शन है और करप्शन की कमी वहाँ भी नहीं है, क्योंकि 78 रैंक आ रही है तो इसको भी बहुत अच्छा तो नहीं बोला जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें रशिया की, तो रशिया की जो रैंक है यहाँ पर, आप सपोज़ करिए रशिया इतनी बड़ी कंट्री, हम एक बार अगर आपके माइंड में आएगा तो कितनी रैंक लग रही होगी। आप एक बार सोचिए, मेरे बोलने से 10 सेकंड के अंदर आप सोच के देखिए कि रशिया की रैंक क्या होगी इसमें। रशिया की रैंक मैं आपको बताना चाहूँगा 129। हो सकता है आप सोच में पड़ गए हो इस बात को देख करके, लेकिन 129 है। रशिया की रैंक 129 है, यानी कि भारत उससे बहुत बेटर कंडीशन में है, थोड़ी बहुत नहीं, अच्छी खासी पोजीशन पे। तो हमारी कंडीशन भले ही थोड़ी गड़बड़ हो रही है, लेकिन हम कैसे कहें कि सिर्फ इंडिया ही गड़बड़ कर रहा है? कुछ और कंट्रीज़ भी आपके सामने हैं जिनकी कंडीशन बहुत ख़राब है। आप लोगों के मन में 2-4 सवाल और उठ रहे होंगे, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। देखिए फर्स्ट रैंक जो है, एक कंट्री है डेनमार्क, इसकी रैंक आई है फर्स्ट आने का मतलब क्या हुआ कि करप्शन यहाँ पे लेस टू लेस, मतलब जितना भी कम हो सकता है ना के बराबर करप्शन यहाँ पर है। डेनमार्क में करप्शन की कोई चांसेस नहीं है। यहाँ के लोग मौज मस्ती के साथ बिल्कुल अच्छे से रहते हैं, कोई करप्शन नहीं। जितना कम से कम लिखा मिलता है वो करप्शन तो नहीं है यहाँ पर। इसके अलावा हम बात करते हैं कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जिनकी रैंक अच्छी आई है। तो हाँ, मैं आपको बता दूं कि एक कंट्री है, सब लोग जानते हैं, भूटान। भूटान की रैंक आपको बता दूं 24 है। 24 रैंक का मतलब ये है कि काफ़ी अच्छी पोजीशन पर है। अगर टॉप 25 में कंट्री आ रही है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन जो बताने वाला हूँ वो बात इंपॉर्टेंट है, वो शायद आपको चौंका सकती है कि वर्ल्ड पावर कहा जाने वाला या है ही यूएसए। यूएसए की रैंक 25 है। आप सोचिए एक बार कि यूएसए से अच्छी कंडीशन भूटान में है, यानी कि भूटान में करप्शन कम है और यूएसए में करप्शन ज़्यादा है। अब ये अलग की बात है कि अगर हम बहुत डीपली जाएंगे तो कह सकते हैं कि जिसको मौका ही ना मिले करप्शन करने का, कहाँ से कर लेगा। तो भूटान कुछ उस टाइप के कंट्रीज़ में आता है कि उसको मौका ही नहीं मिल रहा, वो तो कह रहा है कि भाई करवाओ, मुझसे भी करवाओ, मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन क्योंकि वहाँ आप जानते हैं वहाँ तो राजा तंत्र चलता है, राजतंत्र है, तो फिर वहाँ करप्शन थोड़ा सा कम हो जाता है, बेसिक लेवल पे तो कम ही हो जाता है। तो यूएसए की कंडीशन 25 है और भूटान 24 पे लाई कर रहा है। नंबर फर्स्ट पे डेनमार्क है। मैं सारी बातों को 1 सेकंड या 1 मिनट के अंदर कहना चाहूँगा। हमने फिलहाल अभी तक बात की कि भ्रष्टाचार में भारत की रैंक क्या है, कौन इसको लाता है, ये बात की। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 की बात हम कर रहे हैं, जिसमें भारत की रैंक 86 है। आपको बता दें कि लास्ट ईयर 80 थी रैंक, मतलब इस साल हम 6 बढ़ गए थे। इससे पहले हमारी रैंक 86 थी, इस साल हम 80 पे आ गए हैं। अब ये ख़राब है हमारे लिए, रैंक हमारी 80 थी, मतलब हम अच्छी पोजीशन में थे, और अब हमारी रैंक 86 हुई है, यानी कि अब कंडीशन और ख़राब हो गई है, स्थिति और ख़राब हो गई है। ये अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी। चाइना की रैंक 78 है, हमसे बहुत ज़्यादा खास अच्छे कंडीशन में नहीं है। रशिया की रैंक बहुत ज़्यादा ख़राब है, हमसे भी ज़्यादा ख़राब है, 129 पर है। दूसरी तरफ हमने ये बात की कि डेनमार्क की कंडीशन फर्स्ट है, उस नाम टॉप कर रहा है, सबसे ज़्यादा नंबर इसके आए, ज़्यादा नंबर इसके आए, इसलिए रैंक फर्स्ट इसकी आई है, ये विन हुआ है।
और अगर हम आगे बात हमने की तो भूटान की बात की, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है, तो और आसपास के पड़ोसी देशों में सबसे अच्छी रैंक किसी की आई है, भूटान की 24th रैंक है, करप्शन ना के बराबर है। हमने बताया कि हो सकता है मौका ही ना मिलता हो, क्योंकि कैसी कंट्री है ये भी आप जान रहे हैं। और यूएसए की 25 है। ये सारी बात हम लोग कर चुके हैं। अब जो सवाल उठता है वो ये उठ रहा है, देखिए मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ फिर आपको बताऊँगा। आप लोग चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, जैसे जो इंपॉर्टेंट लग रहा हो कि आपको कभी भूल सकते हैं या याद नहीं, आप वीडियो रिज्यूम करके या पॉज करके देख सकते हैं, आगे आपको पता चल जाएगा। मैं थोड़ा सा स्पेस बनाना चाहूँगा। देखिए अब हम बात करेंगे कि आखिर सरकार के कदम क्या हुए इसके खिलाफ। देखिए कदम की अगर हम बात करते हैं तो करप्शन की प्रॉब्लम तो हमेशा से थी। आपने किसी ने अगर गोदान देखा हो, गोदान पढ़ा हो, तो सबको इतना पता है कि करप्शन की प्रॉब्लम तो उसमें दिखाई गई थी साफ साफ कि करप्शन है और भरपूर तरह से करप्शन उसमें नज़र आ रहा है। वो एक उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी का, उसमें देखा था। देखिए देश आज़ाद होने पर 1947 में ही कानून बना दिए गए थे कि आप करप्शन ना करें, सज़ा हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। सेकंड पर बनाया गया 1988 में रूल। ये रूल चल रहा था। कुछ सालों पहले 2013 में मनमोहन सरकार ने, यानी कि हम कह सकते हैं यूपीए की गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ लॉ लाया और लॉ ला करके ये बोला कि हम कुछ चेंजेस करना चाहेंगे, और इसके लिए उन्होंने विधेयक दिया। देखिए विधेयक क्या होता है, मैं एक सेकंड में बताना चाहूँगा कि विधेयक एक ऐसा सिस्टम होता है जब आप कोई चीज़ देते हैं, पेश करते हैं कि मैं ये चेंज करना चाहता हूँ, अभी वो बना नहीं है, चेंज हुआ नहीं है, चेंज सिर्फ उन्होंने पेश किया कि मैं ये करना चाहता हूँ। तो इन्होंने, मनमोहन सरकार ने पेश कर दिया था कि सर मैं ये चेंज करना चाहता हूँ। मतलब कहाँ पेश किया, संसद में, पार्लियामेंट में पेश कर दिया कि मैं चेंजेस करना चाहता हूँ। लेकिन हुआ क्या, ऐसा एटमॉस्फेयर बना, ऐसा माहौल बना कि ये रूल पास नहीं हो पाया और वहीं धराशायी हो गया। और आपको पता है कि अगले ही साल 2014 में मोदी सरकार आ गई। यहाँ तक कोई समस्या हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं देख लूँगा कमेंट को और रिप्लाई भी आपको आराम से कर दूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आई होप सो। अब हम अगर अगली बात करें तो देखिए अब क्या बात करने वाले हैं। ये तो सारे लॉ हो गए जो अब तक हुए, कोई खास चीज़ नहीं हुई थी 1947, 1988, 2013, 2014। हम जो बात करेंगे वो करेंगे 2018 की। देखिए यहाँ पे एक रूल आया, क्या आया, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। ऐसा रूल जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। ये रूल क्यों इम्पॉर्टेंट है, आपको क्यों जानना चाहिए, ये सब बातें मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये रूल जब आया 2018 में, मोदी जी ये रूल लेकर के आए, बहुत सी जानकारियाँ उन्होंने दी, कहा कि इसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए, कुछ रूल में कुछ नियम बदलने चाहिए। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि आखिर इसमें उन्होंने बदलने के लिए क्या बोला, क्या रूल उन्होंने कहा कि आपको बदलने पड़ेंगे, क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। उन सारे चेंजेस को हम देखते हैं कि आखिर मोदी जी हैं, कुछ तो चेंज करेंगे। देखिए क्या चेंज किया उसके बारे में पहले बात करते हैं। हम लिख देते हैं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018। यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो हमसे कह सकता है। यहाँ पे आप निवारण की जगह निरोधक कर लीजिएगा, जो कि रियल नाम है वही लिया जाए, क्यों उसको चेंज किया जाए। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 2018। देखिए इस नियम में पीएम ने 2-4 बातों को बताया और मैं उन बातों को आपको बताना चाहूँगा। देखिए इसमें चेंजेस क्या किए गए, इसमें 43 चेंजेस कर दिए गए। आप सोच सकते हैं 43 चेंजेस कम नहीं होता है, 43 चेंजेस कर दिए गए। और यही चेंजेस को आपको जानना है, आपके पेपर में पूछ सकता है, आपको नॉलेज भी होना चाहिए इन सारे रूल्स का। अगर नहीं नॉलेज है तो कहीं ना कहीं आप दुनिया से बहुत पीछे हैं, उन चीज़ों को जानें। देखिए सबसे पहले तो इसमें यह कहा गया कि किसी भी आप सरकार के अधिकारी, जो बड़े टॉप लेवल के अधिकारी हैं, आप किसी को ऐसे ही गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, किसी के ऊपर आप ऐसे ही FIR लिख करके आप परमिशन बिना लिए आप काम नहीं कर सकते हैं। आपको करना क्या पड़ेगा,
लोकपाल, देखिए लोकपाल एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है और सेंट्रल में है, और साथ में राज्य में लोकायुक्त होते हैं, जो कि बड़े लेवल पे अन्ना हजारे जी ने भी इसके खिलाफ बहुत आंदोलन किया। उस समय ये पद था भी नहीं, अब तो आ गया होगा। देखिए इस बार बात करते हैं लोकपाल और लोकायुक्त। कहा गया सेंट्रल लेवल पे कोई प्रॉब्लम होती है तो लोकपाल की आपको क्या लेनी पड़ेगी, इजाज़त लेनी पड़ेगी। अगर स्टेट में कोई समस्या है तो पहले लोकायुक्त की आप परमिशन लीजिए, उसके बाद ही आप किसी के खिलाफ कोई एफआईआर, कोई सज़ा, कोई परमिट, ये सब चीज़ कर सकते हैं। वैसे आप नहीं कर सकते हैं। हम बात करते हैं ये अच्छा है कि ख़राब है तो उस देर में। देखिए एक जो कहा गया नंबर सेकंड बात, वो ये कहा गया कि घूस देने वाले व घूस लेने वाले, इससे पहले सिर्फ घूस लेने वाले को ही सज़ा होती थी, घूस देने वाले को सज़ा नहीं होती थी। यानी कि मैं कहीं गया हूँ, मैंने किसी को घूस दिया तो मुझे सज़ा नहीं होगी, जिसने मुझसे घूस लिया सिर्फ उसी को सज़ा होगी। इसमें यह कहा गया कि घूस देने वाले और घूस लेने वाले दोनों को सज़ा हो सकती है। और कितनी सज़ा? 3 ईयर टू 7 ईयर। अच्छी खासी सज़ा रखी गई इसमें कि 3 से 7 साल तक की सज़ा हो जाएगी। नंबर थर्ड जो पॉइंट यहाँ पर कहा गया, नंबर थर्ड जो यहाँ पॉइंट कहा गया वो ये बोला गया कि देखिए सज़ा तो सबको होगी, लेकिन एक जो थर्ड बात ये कहा गया कि देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि कुछ ऐसे अधिकारी होते हैं कि उनकी खबर बाद में लगती है। आप समझिए एक बंदा था, उसने 40 साल की उम्र में कोई अपराध किया था, मतलब कि घूस लिया था, वो 60 साल के हो गए, रिटायर हो गए। अब पता चल रहा है, अब पोल खुल रही है कि नहीं उन्होंने उस टाइम पे घूस लिया था। इससे पहले ऐसा सिस्टम नहीं था कि अगर कोई रिटायर हो गया तो उसके खिलाफ भी एफआईआर हो सकती है। लेकिन इस लॉ में ये कहा गया कि अगर आप रिटायर हो गए हैं और आपने अपने जॉब के दौरान किसी प्रकार की कोई बेईमानी की है, कोई भ्रष्टाचार, कोई करप्शन किया है, कोई करप्शन अगर किया है, तब भी आपको उस दायरे में आएंगे। मतलब रिटायर्ड ऑफिसर भी, रिटायर्ड ऑफिसर भी इसके अंडर में आता है। अगर आपके रिटायरमेंट के बाद भी बुढ़ापे में आपको पता चलता है कि आपने ऐसा कोई कांड किया था तो भी आपको सज़ा हो सकती है। ये लॉ कहा गया। देखिए इन 3-4 बातों को सरकार ने इसके अंदर कहा। एनसीपीआरआई सह संयोजक की एक लीडर हैं, इनका नाम है अंजलि भारद्वाज। अंजलि भारद्वाज जी ने भी साफ साफ ये बात कही कि देखिए सारे रूल्स आपके अच्छे नहीं हैं। आप पहले ही रूल लगा रहे हैं कि लोकपाल और लोकायुक्त से परमिशन लेनी पड़ेगी। आप बताइए, आप पुलिस और न्यायालय अपने हिसाब से फ्री होकर काम नहीं कर सकता है। अगर न्यायालय को किसी को गिरफ्तार कराना है तो पहले जाके वो सरकार से परमिशन ले, और सरकार अगर परमिशन देती है तभी उसके खिलाफ आप एफआईआर कर सकते हैं। तो ये तो एक बात सिर्फ ये कहने की साफ साफ हुई कि सर बताइए, मैं आपका एक छोटा सा अधिकारी उसके खिलाफ एफआईआर कर सकता हूँ। तो कई जगह पे ये रूल नहीं सही लग रहा था। तो बहुत लेवल पे जो लोग ऐसे लेवल पे काम कर रहे हैं, संस्था में काम कर रहे हैं, उन्होंने इस लॉ को नकारा कि ये लॉ सही नहीं लग रहा है कि आप परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन लेंगे तो बताइए कैसे काम करवाएंगे। एक धारा थी, धारा 6A, जो सीबीआई के अंडर में आती थी। उसमें ये कहा गया था कि अगर सचिव हैं या सचिव लेवल का कोई अधिकारी है और अगर उनके खिलाफ जांच करनी है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से। तो इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट। देखिए सुप्रीम कोर्ट का रोल ये है, उसे कोई भी चीज़ गलत लगती है वो साफ मना करता है, डांट देता है सरकार को कि नहीं गलत बोल रहे हो। तो उसने लॉ मना कर दिया। सरकार के खिलाफ थोड़े से हाथ कम हो गए, सरकार ने ये लॉ लगाया और उसको कानून बना दिया। कानून बनाने के बाद कुछ भी नहीं हो सकता है। तो कानून में साफ साफ कहा गया कि ये बात होगी क्या, लोकपाल लोकायुक्त से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही किसी के खिलाफ इस नियम के खिलाफ, इस नियम के हिसाब से उसको सज़ा मिल सकती है। तो इस लॉ को बहुत लोगों ने नकारा, नहीं पसंद किया, बहुत जगह नहीं पसंद किया गया। नंबर सेकंड बात, देखिए ये लॉ ठीक लगता है, घूस देने वाला और घूस लेने वाला दोनों को सज़ा होगी, दोनों इसके खिलाफ मतलब दंड के अपराधी होंगे। ठीक बात है, अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट इट। बट कुछ लीडर्स ने ऐसा कहा कि घूस देने वाला और घूस लेने वाला आप दोनों को अपराधी बना रहे हैं। आप सोच के देखिए, एक गरीब माँ है जो अपने बच्चे को लेकर जाती है अस्पताल में इलाज के लिए, और उससे कोई अधिकारी या कोई वहाँ पे जो कर्मचारी है 1000 रुपये मांगता है, वो माँ क्या करेगी। एक नियम इसमें और रखा गया था कि 14 दिन के अंदर आप अगर बता देंगे कि मुझसे घूस लिया गया है तो उसको उसके अंडर में नहीं आएगा, उसको सज़ा नहीं होगी। लेकिन आप सोचिए, एक माँ गई है जिसको अपने बच्चे को इलाज कराना है और वो जा रही है, उससे पर कोई मांग रहा है रुपए, तो वो क्या करेगी, वो जाएगी शिकायत करेगी, और शिकायत करेगी तो कोई कंप्लेन नहीं लिखी जाएगी, फिर वो शिकायत जाएगी परमिशन के लिए कि सर बताइए परमिशन है तो मैं जाँच करूँ। तो कई जगह पर दिक्कतें लग रही थी, तो वो माँ क्या करेगी बताइए आप।
1000 रुपये दे देगी, बाद में पता चलता है उस औरत को 7 साल की सज़ा भी हो जाएगी। आप बता सकते हैं कमेंट में कि आपको क्या, अगर कोई अगेंस्ट आप कहना चाहें तो वो भी कह सकते हैं कि मैं गलत बता रहा हूँ, आप सही कह रहे हैं, तो आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। तो घूस देने वाला और घूस लेने वाला दोनों को इस दायरे में रखा गया। बहुत लोगों ने इसको नकारा भी, बहुत लोगों ने कहा सही कदम है, अच्छा कदम है। नंबर 3, रिटायर्ड ऑफिसर भी होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही रूल है। रिटायर्ड ऑफिसर हैं, अच्छी बात है, क्योंकि उनको डर रहेगा इसमें। देखिए, सरकार ने जब ये बात कही गई कि लोकपाल लोकायुक्त जांच करेंगे, उसके बाद ही कंप्लेन लिखी जाएगी, मामला सुप्रीम कोर्ट गया, कई जगह बातचीत हुई, उसमें सरकार ने अपना बयान दिया। सरकार ने ये कहा कि देखिए, भारत में बहुत फर्जीवाड़ा हो रहा है, और ये रियलिटी भी है। कई जगह पर अधिकारियों को गलत तरीके से फंसाया जाता है। वो रियल में अपराधी नहीं होते हैं, लेकिन उनको फंसाने का काम किया जाता है कि नहीं, आपने ये गुनाह किया है। कई बार ब्लैकमेलिंग की जाती है। इन सब से बचाने के लिए सरकार ने कहा है कि एक बार लोकपाल या लोकायुक्त के पास आए, अपने लेवल से वो जांच करें, फिर उसके बाद कंप्लेन लिखी जाए। वरना क्या होता है, अधिकारी खुल के काम नहीं कर पाएंगे, ब्लैकमेलिंग इतनी बढ़ जाएगी कि वो खुल के नहीं काम कर सकते हैं, खुल के अपनी बात नहीं रख सकते हैं। तो ये सरकार ने कहा। अब आप सोच सकते हैं, सब चीज़ को तराजू में तौलिए, बताइए कि क्या क्या सही है, क्या नहीं सही है। इन सब चीज़ों पर बात कही गई। देखिए, काम तो अपनी जगह पर है ही है, लेकिन इसके अलावा आपको क्या लगता है? आपको ये लग रहा है कि सिर्फ कानून से भला होगा? मुझे तो नहीं लग रहा है। सिर्फ कानून से क्या भला होने वाला है? जब तक हम मैच्योर नहीं होंगे, अपने लेवल पे हम नहीं सोचेंगे कि भ्रष्टाचार या करप्शन ख़त्म करना है, तो ऐसे ही पीयूष जैन मिलते रहेंगे और उनके अकाउंट से और उनके घरों से करोड़ों रुपए निकलते रहेंगे। क्योंकि करप्शन तो हुआ, तभी तो उनके घर तक पहुंचा। एक आदमी का काम तो नहीं हो सकता ये। तो ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं, तो हमारी रैंक 86 हो गई, तो आप बताइए, क्या इस लॉ का रूल नहीं लग रहा है कहीं कहीं? क्या एक अधिकारी को ये मौका नहीं मिला कि अब तो कहाँ मेरे खिलाफ कंप्लेन होने वाली है, वहाँ तक बात जाएगी, क्या दिक्कत है? तो वो भी निडर हुए। हम 80 पर थे, 80 से हम 86 पहुँच गए। और ये साल जाते जाते इतना बड़ा करप्शन खुल के सामने आ गया, काला धन वाला। आप जितने लोग न्यूज़ देखते होंगे, सबके पास ये खबर पहुंच गई होगी कि अब तो आप बताइए, इस साल रैंक बढ़ नहीं सकती है क्या? गवर्नमेंट का तो कहना है कि कोविड था, कोविड में लोगों को मौके मिले, मेडिकल को मौका मिला घूस मांगने का, बहुत सारी चीज़ें करने का, इस वजह से हमारी रैंक बढ़ी। तो और भी तो कंट्रीज़ हैं दुनिया में, कोविड खाली इंडिया में तो नहीं आया, कोविड तो पूरे वर्ल्ड में था। तो यहाँ पर क्यों दिक्कत आ गई? और इस सब सिचुएशन को देखने के बाद जो पैसे पे पैसे निकलते चले जा रहे हैं, इस साल क्या लग रहा है कि रैंक क्या रहने वाली है 2021 की? तो ये भी देखने वाली बात होगी। तो हम लोगों ने आज देखिए टोटल 2-4 बातें की। सबसे पहले बात की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के बारे में 2020 कि भारत की रैंक क्या है, दूसरे देशों की रैंक क्या है। कुछ देशों के हिसाब से हम बहुत अच्छे हैं। रशिया जैसे वर्ल्ड पावर के हिसाब से, जो अपने को वर्ल्ड पावर कहता है, उससे तो बेटर ही हैं हम। वो 29 पे, हम तो 86 पर ही बैठे हुए हैं। चाइना कुछ बेटर है, ज़्यादा बेटर नहीं है, कुछ बेटर है, 78 पे रैंक लाई कर रही थी उसकी। भूटान की बात हमने की थी यहाँ पर अभी। भूटान को कहा गया था कि उसकी 24 है और उससे ख़राब कंडीशन यूएसए में है। भूटान क्यों कम करप्शन है, उसको भी मैंने बताया आपको। ये सारी बात करते करते फिर मैंने बताया था कि डेनमार्क की कंडीशन आ रही है 1 पर, डेनमार्क की रैंक आ रही है 1 आने का रीज़न ये है कि वहाँ की कंट्री पूरी तरीके से स्टेबलाइज हो चुकी है। डेनमार्क का समझते हैं कहाँ पे ना, जैसे मैं वर्ल्ड ग्राफ आपको बना के दिखाऊंगा। जैसे ये हमारा पड़ जाता है यहाँ पर, जैसे ये आप समझ लीजिए, ये है, फिर एक कंट्री हमारी यहाँ पड़ती है, फिर एक हमारा यहाँ पे, जैसे ये मैं बता दूँ आपको, ये क्या है, हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। यहाँ पे क्या है, देखिए ये जगह, यहाँ एक जगह पड़ती है डेनमार्क की साइड में, यहाँ पर इस जगह पर। बाकी यहाँ तो आपका यूरोप पड़ जाता है, फिर यहाँ से आपका पूरा का पूरा एशिया स्टार्ट हो गया, ये एशिया नीचे तक रहता है। यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका अफ्रीका है, अफ्रीका के अलावा यहाँ आपका ऑस्ट्रेलिया है, और नीचे तो अंटार्कटिका है ही है। तो ये सारी कंडीशन बन के सामने नज़र आती ही आती है, और इन सब के बारे में हम बात भी करेंगे। अभी तो आपको ज्योग्राफी में बहुत ढंग से टीचर दूंगा पढ़ाने के लिए, और सब कुछ बताएगा। तो आप सोचिए कि इतनी सब चीज़ें होने के बाद सरकार कानून भी लेके आती तो क्या लेके आती है? कुछ चीज़ें बेटर हैं, अच्छी भी हुई हैं, लेकिन क्या सब चीज़ बेटर है? आप क्या सरकार को 100 में 100 नंबर देंगे? अगर देते हैं तो आप नंबर लिख सकते हैं कि आप गवर्नमेंट को कितने नंबर दे रहे हैं। मैं भी इस बात को देखूंगा, कमेंट आपके मैं खुद पढ़ता हूँ, और ये सारी बात है। देखिए, टॉपिक तो ख़त्म हो गई है। बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने कोऑपरेट किया, समझा, और बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने इतनी अच्छे कमेंट्स किए, इतने अच्छे तरीके से क्लास को देखा, और मेरा रिकॉर्ड जो था वो आपने पूरा किया सिर्फ मेरे कहने पे। और आप इस बात के लिए निश्चिंत रहें, मैं सब टीचर्स को भी बता दिया हूँ कि कोई भी आपसे बार बार सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए नहीं कहेगा।
मैंने देखा है, क्लास में करता था, तो मुझे भी नहीं पसंद था कि कोई टीचर बार बार सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ऐसी चीज़ें बोल रहा है। तो निश्चिंत रहे, यहाँ इस क्लास में ऐसा नहीं बोला जाएगा। मैंने कहा ठीक है, बोलना है तो शुरुआत में एक बार बोल दो और क्लास ख़त्म करने के बाद एक बार बोल दो कि आपको अगर पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बीच में कोई डिस्कस नहीं, सीधे कॉन्सेप्ट पे बात करिए, जो बात है रियल, कि जो भी टाइम 10-20 मिनट का लोग देंगे उसमें उनको पूरी टॉपिक समझ में आ जाए। तो निश्चिंत रहें। मैं आपसे फिर कहता हूँ, आपको अच्छा लगा है वीडियो तो कमेंट करिएगा, क्या आपका नॉलेज बढ़ा? अभी से आप 15 से 20 मिनट पहले आप जैसे थे, क्या आपका माइंड वैसा ही रह गया या उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हुआ इस नॉलेज को जानने के बाद? ऐसे ही कॉन्सेप्ट मैं लेके आता रहूँगा। कॉन्सेप्ट ऑफ द डे का टॉपिक मैं ही लेके आऊँगा, कोई और टीचर नहीं लेके आएगा, मैं ही डिस्कस करूँगा। आज की टॉपिक थी करप्शन। समझाने की कोशिश मैंने पूरी तरीके से की। 2021 का भी जैसे ही आएगा मैं फिर आपके सामने आऊँगा, लाइव आऊँगा और आपको बताऊँगा क्या चेंजेस हुए, भारत की रैंक क्या चेंज हुई, वर्ल्ड से कंपेयर करेंगे। ऐसे ही ढेरों नियम कानून, कोर्ट के जजमेंट सब हम लोग डेली देखने वाले हैं आने वाले दिनों में। आप जॉब कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप घर पे रह रहे हैं, ये कोई किसी स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये हर एक इंडियन के लिए है, या कह सकता हूँ हर एक पर्सन के लिए है। सबको जानना चाहिए। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी क्या कैटेगरी, उससे नहीं मतलब है। आप देखिए, समझिए। कोई पॉइंट अगर आपको लिखने वाला लग रहा है कि आप भूल सकते हैं तो उसको कहीं शॉर्ट में नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट रोज़ बताऊंगा आपको। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि कोई भी आप हो, एक छोटी सी कॉपी ले लीजिए और टॉपिक डाल करके उसको लिख लिया करिए, जिससे कि आपका ज्ञान बढ़ेगा। आप समाज में बैठ करके लोगों से बात कर सकते हैं, समझा सकते हैं, अपने टॉपिक को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको बेनिफिट देंगी। और लास्ट टाइम मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपको पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों तक बात पहुँचाएं कि एक ऐसा चैनल आया है जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। इसी के साथ बस मैं अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।